गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का पद्य खंड का चौथा पाठ यानी चौथी कविता करेंगे, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो आओ बच्चों, पहले हम कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारे कवि हैं, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपने जीवन काल में राष्ट्रीयता की भावना के ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा है। तो इसी संबंध में सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा। इनकी प्रमुख रचनाओं में हिम किरीटनी, माता, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार आदि इनकी काव्य खंड हैं। और जो इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं, इसमें देखिए राष्ट्रीयता की भावना, देश की संस्कृति पर गर्व। इन्हें देश की संस्कृति पर बहुत गर्व था और जैसा कि आप लोगों को इनके जन्म से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इन्होंने जब तक देश आज़ाद नहीं था तब भी इन्होंने उस आंदोलन में अपना योगदान दिया था और कई बार ये जेल में भी गए। ये कविता जो है इन्होंने जेल में से ही लिखी है, तो इसीलिए इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है, स्वतंत्रता और उसके विकास के लिए। एक इन्होंने कविता लिखी थी पुष्प की अभिलाषा, तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ भी ली हो 8वीं तक। उसमें बता रखा है कि हे माली, तुम मुझे उस पथ पर फेंक देना जहाँ पर वीर जवान आते जाते हैं या उनकी डेड बॉडीज़ पर, चाह नहीं मुझे मतलब कि मैं स्वर्ण गहनों में लिपटा जाऊँ, या मतलब ऐसे करके इन्होंने लिखी। बहुत अच्छी कविता है। और पहले लेकिन ये क्या करते थे, भक्ति रूपी कविताएं लिखते थे, भक्ति भावना से ओतप्रोत होती थी। लेकिन फिर इनका पूरा का पूरा ध्यान देश की स्वतंत्रता की ओर चला गया और इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना वैसे ही कूट कूट कर भरी हुई थी, तो इन्होंने सारा अपना मोड़ इधर की तरफ दे दिया। भाषा शैली जो है इनकी बहुत ही सरल, सहज और व्यवहारिक है। कविताओं में इन्होंने आम बोलचाल के शब्द प्रयोग किए हैं, उर्दू फारसी के शब्द भी हैं। और जो इनकी चित्रात्मकता है, मतलब जब आप कविता पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब समझ साथ साथ ये लगेगा जैसे हम वो चीज़ देख रहे हैं, हमारे सामने चित्र प्रस्तुत करती हैं। तो चित्रात्मकता भी बहुत अच्छी है। और इनका देहांत 1968 ईस्वी में हो गया। तो चलिए हम कविता करते हैं कैदी और कोकिला। अब मैंने जैसा बताया कि कवि कहाँ हैं, जेल में हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में जब हम बहुत बार हम इस बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे कि हमारे ज़्यादातर जो कवि या लेखक वर्ग था, पढ़ा लिखा जो भी वर्ग होता था, वो देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते थे और अंग्रेज़ों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसलिए यदा कदा जब भी हमारे पढ़े लिखे वर्ग के लोग कहीं इकट्ठे होकर देश को आज़ाद करवाने की बातें करते थे, तो वो उन्हें उठाकर जेल में बंद कर देते थे। तो इसी तरह हमारे कवि जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी, वो भी जेल में हैं और वहाँ से इन्होंने कविता लिखी है। एक कोयल को देखकर, वो रात को कोयल बोल रही है ज़ोर ज़ोर से, तो कवि बेचैन होकर, क्योंकि कवि भी दुखी था, जेल में बंद था, और कोयल जो कूक रही है रात के 12 बजे, तो कहता है कि तू क्यों दुखी है भाई, तू तो आज़ाद है, तू भी क्यों कूक रही है रात को, मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक जाग रहा हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ। तो वही सब इस कविता में है। आइए देखिए क्या कहते हैं कवि। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यातम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। देखिए क्या कहा कवि ने, क्या गाती हो, कोयल रात को
रही है और अपनी जेल की कोठरी में कवि जाग रहा है। तो कवि को जब कोयल की आवाज़ सुनाई देती है तो कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तू क्या गा रही है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जहाँ जहाँ आपको कविता में प्रश्नवाचक चिन्ह मिले तो आप ये कह सकते हैं कि कवि ने प्रश्नवाचक शैली में कविता लिखी। ठीक है, तो क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, मतलब एक बार चुप होती हो फिर गाना शुरू कर देती हो, एक बार चुप होती हो फिर कूकना शुरू कर देती हो, तो ऐसी क्या वजह है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही कि क्या बात है, क्या लाती हो। अब कोई देखिए, कवि को क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई संदेशा लाई है, किसी ने संदेश भेजा हो मेरे नाम, तो कहता है कि क्या लाई हो, क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कि किसका संदेशा है, किसने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही। फिर कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अब जो जेल है ऊंची ऊंची कोठरियां हैं, मतलब ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और जो दीवार हैं चारों तरफ से मतलब छोटी छोटी कोठरियां बनाई जाती हैं। ऐसे तो है नहीं कि बहुत अच्छा बड़ा कमरा दिया जाता हो कैदियों को, बड़ी छोटी छोटी कोठरियां बना रखी हैं, ऊंची ऊंची दीवारों की हैं। तो क्या कह रहा है कवि कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अब रात है कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, काली काली दीवारें हैं ऊंची ऊंची, और मैं कहाँ बंद हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। क्या कौन है साथ में, कवि के कौन बंद कर रखे हैं, एक साइड में डाकू हैं, एक साइड में चोर हैं, एक साइड में बटमार। बटमार किसे बोलते हैं, जो राहगीरों को लूट लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा भाई, रास्ते में कोई गाड़ी से जा रहा था या पैदल जा रहा था, उसको मारा और उससे पैसे वैसे लूट लिए, उन्हें बटमार बोलते हैं। तो क्या कहा कि डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कहाँ है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, और डाकू चोरों और बटमारों के घेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, पेट भर के खाना भी नहीं दे रहे हैं कैदियों को। ऐसा नहीं है कि भरपेट खाना दिया जा रहा हो, नहीं, कवि क्या कहता है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि सॉरी, क्या करते हैं कि हमें जीने के लिए पेट भर के खाना भी नहीं देते, मतलब ना तो हम मर सकते हैं ना हम ढंग से जी पा रहे हैं, क्योंकि इतना खाना वो दे नहीं रहे हैं, हम तिल तिल मर रहे हैं। मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, और इतना दे देते हैं कि जिंदा हैं तो तड़प तड़प के यहीं पर रह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा दे देते हैं, ना मरने दे रहे हैं और ना ढंग से जीने दे रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कवि क्या कहता है कि मैं जब भी देखता हूँ तो हमारे ऊपर क्या है, कड़ा पहरा लगा हुआ है, हमारे सिरों पर ये सिपाही खड़े रहते हैं हमेशा, और दिन रात हमारे ऊपर बड़ा कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव है गहरा। क्या कह रहा है कि ये कैसा शासन है, उस समय अंग्रेजों का शासन था, ये ऐसा कैसा शासन है, इस मतलब या तम का प्रभाव है गहरा, या मतलब इतना अंधेरा जीवन में हो गया है, या इनका शासन इतना काला है, समझ में ही नहीं आ रहा कि किस चीज़ का प्रभाव इतना गहरा है, इतनी रात्रि, गहरी रात्रि का, अंधेरे का, या इनके काले शासन का। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर कौन, हिमकर कौन, चंद्रमा। क्या हुआ, जब कवि रात को जाग रहा है तो चांद जब निकलता है तो एक कुछ क्षण के लिए उसकी कोठरी के सामने आ जाता है, थोड़ा सा चैन मिलता है कवि को कि चलो कोई तो मेरे साथ है। आसमान में चांद को देखकर कवि का थोड़ा सा मन लगता है, लेकिन तभी क्या होता है, चांद भी आगे खिसक जाता है, मूवमेंट होती रहती है, चलता रहता है, तो चांद भी चला जाता है। क्या कह रहा है कवि, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, और जो चांद था वो भी अब तो मुझे निराश करके चल पड़ा है, और रात कैसी है, बड़ी काली है। काली से अंधेरे से भी मतलब है और दुखदाई से भी। हम क्या कहते हैं, अरे उसका भविष्य तो बड़ा काला है, आगे काला क्या है, कुछ नहीं करना उसने, कुछ नहीं करेगा, यानी दुख में ही बीतेगा। तो यहाँ पर दोनों ही बातें ली गई हैं, अंधेरे से भी और दुखी जीवन से भी। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, तो हे आली, आली किसे कहते हैं, सखी को, और कवि किसको सखी कह रहा है, कोकिला को, कोयल को।
कोकिला हम क्यों कहते हैं? बहुत मीठी बोलती है, उसकी जो आवाज़ होती है तब भी कोई सुनता है तो उसे बड़ी खुशी प्राप्त होती है कि कोयल कूक रही है। लेकिन रात में जब ये कोयल कूक रही है, कवि के साथ जग रही है, कवि को लग रहा है कि कोई संदेशा लेके आई है, तू क्यों बोल रही है, पूछता है उससे। तो कह रहा है कि इतनी काली रात में हे सखी तुम क्यों जाग रही हो। तो एक बार फिर देखिए, कवि जेल की कोठरी में बंद है और रात के समय कोयल आके वहाँ पे बोलती है। तो कवि कहता है कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो और क्यों बार बार रह रह के बोल रही हो, कूक रही हो। तुम ये बताओ कि क्या किसी का संदेशा लेके आई हो, बताओ तो सही। मैं कहाँ हूँ, मैं तो ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूँ, मेरे चारों तरफ चोर डाकू और बटमार हैं और ये जो अंग्रेज़ हैं ये मुझे ना जीने दे रहे हैं, ना मरने दे रहे हैं, ना तो भरपेट खाना ही दे रहे हैं और ना ऐसा ही है कि नहीं दे रहे कि मेरे प्राण निकल जाएं। तो मेरे जीवन के ऊपर इन्होंने क्या लगा रखा है, दिन रात बहुत ही सख्त पहरा लगा रखा है और इसका प्रभाव इस अंधेरे से भी ज़्यादा गहरा है, यानी ज़्यादा काला है, दुखदाई है। और अब तो चाँद जो आया था वो भी मुझे निराश करके चल पड़ा है। तो हे सखी इतनी रात को तू क्यों जाग रही है। बात समझ में आई? ये आपका पहला पैराग्राफ था। अब आप लोगों को जैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रसंग बताओ, प्रश्न जैसे पूछ लेंगे कि कवि किसको संबोधित करके गा रहा है, तो कोयल को गा रहा है। कवि ने क्या कहा कि कैसी दीवारों में हूँ, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, और उसके चारों ओर कौन कौन रह रहे हैं, तो चोर डाकू और बटमार रह रहे हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसमें मतलब भाषा शैली कैसी प्रयोग की गई है, तो आप बता देंगे कि भाषा बड़ी सरल, सहज और भावानुकूल है। चांद का मानवीकरण किया है कि आया था खुश करने के लिए और चला गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है, रह रह कर, इसमें कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा बहुत ही अच्छी है, लय तुक और संगीत का काफ़ी अच्छा समन्वय है। तो ये आप इसका बता देंगे। प्रश्न जो पूछे जाएंगे छोटे वो भी आप इसमें से आराम से बता पाएंगे। अगला देखते पैराग्राफ। क्यों हूक पड़ी, क्या कहा कवि ने कि क्यों चिल्ला रही हो, क्यों हूक रही हो इतनी ज़ोर ज़ोर से। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब कवि क्या कह रहा है कोयल को कि हे कोयल तू क्यों हूक रही है, मतलब क्यों चीख रही है, और वेदना बोझ वाली सी, मतलब तेरी आवाज़ में क्या है, वेदना है, दुख है, पीड़ा सुनाई दे रही है मुझे। हे कोयल बोल तो सही, क्या लूटा, मतलब क्या लूट लिया है किसी ने कुछ लूट लिया क्या। मृदुल वैभव की, तुम तो क्या थी, मृदुल वैभव, मृदुल किसे कहा है, मिठास। मृदुल क्या होता है, मीठा, वैभव जिससे हम प्रसन्न हो जाएं, जो हमें सब कुछ शांति दे दे। जैसे मैंने बताया था कि जब जब कोयल कूकती है तो सभी बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह कितना अच्छा मौसम है, क्योंकि अच्छे मौसम में ही कोयल कूकती है। तो क्या कहा कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, यानी तुम तो मिठास जो घुली हुई है तुम्हारे स्वर में, उस वैभव की रखवाली करने वाली हो। तो कोयल बोलो तो क्यों बावली हो गई हो, किसी ने कुछ लूट लिया क्या, क्या देख लिया ऐसा तुमने। क्या कहा कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम बावली हो गई हो, पगला गई हो और अर्धरात्रि को चीखी। अर्धरात्रि मतलब आधी रात को क्यों चीख रही हो, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। अब दावानल पता है किसे कहते हैं, दावानल कहते हैं जंगल की आग को। और एक शब्द और होता है बड़वानल। बड़वानल समुद्र की आग कहलाती है, दावानल जंगल की आग। तो कवि क्या कह रहा है कि तुम क्यों चीख रही हो आधी रात को, क्या लूट लिया किसी ने, तुम मिठास के मतलब मिठास रूपी खजाने की रखवाली करने वाली हो, तुम भी क्यों चीख रही हो, क्यों बावली हो गई हो, क्या तुमने दावानल की ज्वाला देख ली है, मतलब कहीं जंगल में आग लग गई है क्या जो तुम इतना चीख रही हो। कोयल बोलो तो मतलब कहीं लपटें तो नहीं दिखाई दे गई तुम्हें, कहीं जंगल में आग लग गई हो जिसकी वजह से तुम रात को चीख रही हो। एक बार फिर देखिए कवि ने क्या कहा
कि तुम इतनी दुख पीड़ा की आवाज़ में, मतलब पीड़ादायी आवाज़, दुखी आवाज़ में या इतनी दुखी होकर क्यों फूंक रही हो? क्या कुछ लूट लिया गया है? तुम तो मिठास रूपी, मतलब जो स्वर रूपी, जो स्वर हैं उसके, उस मिठास रूप के खजाने की रखवाली करने वाली हो। तो तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि जो तुम बावली हो गई हो, आधी रात को चीख रही हो? क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग की लपटें देख ली हैं जो तुम इतनी रात को चीख रही हो? तो इसी प्रकार आप प्रसंग, इसकी व्याख्या, इसमें से प्रश्न पूछ लेंगे, दावानल का अर्थ पूछ लेंगे। मैंने बताया है, क्या बताया था बताओ? मैंने बताया जंगल की आग। तो कवि क्या कह रहा है कि क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग की लपटें देख ली हैं क्या? तो इस तरह से प्रश्न बता दोगे। भाषा शैली का वही है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग कर रखा है। भाषा बहुत ही सरल सहज है। और बोलो तो शब्द की आवृत्ति से कवि की जिज्ञासा का पता चल रहा है कि बार बार कह रहा है बोलो बोलो। और इसमें कवि किससे बात कर रहा है? कोयल से बात कर रहा है। तो ये सब बता दोगे। अगला पैराग्राफ देखिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग कर रखा है, बहुत अच्छा। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चरख चूं, जीवन की तान। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। देखिए क्या कहा कवि ने। कवि ने कहा कि क्या तुम देख नहीं सकती कि मैंने क्या पहन रखा है? जंजीरों का गहना। अब देखिए, जंजीरों को कोई गहना कहता है? हथकड़ियों को कोई हथकड़ी और बेड़ी को गहना कहेगा? हाँ, हमारे जो देश प्रेमी थे, जो देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता की आग में जलते हुए स्वतंत्र कराने के लिए देश को जो जेल में जाते थे, उन्हें लगता था कि हमने क्या पहन रखा है? गहना पहन रखा है। क्योंकि उन्हें लगता था कि आज जो हम जेल में बंद हैं तो हमारे ही इस योगदान से हमारा देश आज़ाद होगा और हम भारत माँ को आज़ाद करा पाएंगे। तो इसलिए कवि ने कहा कि क्या तुम देख नहीं सकती कि मैंने क्या पहन रखा है? जंजीरों का गहना पहन रखा है। हथकड़ियाँ क्यों? क्या कह रहा है कि हथकड़ियाँ नहीं, हथकड़ियाँ मत मानो इन्हें, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये तो इन अंग्रेज़ों का गहना है जो हमें पहना रखा है। कोहलू का चरख चूं, जीवन की तान। अब देखिए, जेल में फ्री तो छोड़ते नहीं हैं, कुछ न कुछ काम करवाया जाता है। और उस समय क्या होता था? कोल्लू चलता था जिसमें बैल जोते जाते थे, जिससे वो पानी वगैरह निकाले करते थे। आप लोग गांव से संबंधित हैं और बड़े बूढ़ों से आप अपने दादा वगैरह से पूछ सकते हैं कि कोल्लू कैसे चलाते थे और बैलों से पानी कैसे निकाला जाता था। रहट में से कुएं में अंदर पाइप छोड़ दी जाती थी और फिर बैलों को घुमाते थे चारों तरफ, उसमें से पानी भी ऐसे ही निकालते थे। तो इसीलिए बताया गया है कि ज़िंदगी में क्या रह गया है मेरी में? कोल्लू का चर्रक चूं। कोल्लू की जो आवाज़ आ रही है, मतलब गुड़ भी निकालते थे कोल्लू में, तो गुड़ निकाला जाता था गन्नों को लगा के। तो क्या कहा कि अंग्रेज़ उनसे वो सारे काम करवाते थे कैदियों से, तो बैलों की जगह भारतीयों को लगाते थे। हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले होते थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनको लगाते थे बैलों की जगह, और बैलों की जगह लगा के उनसे ही वो कोल्लू चलवाया जाता था। तो कवि क्या कह रहा है कि अब तो जीवन की मेरे की क्या तान क्या बन गई है? कोल्लू का चर्रक चूं। जो कोल्लू चलाते समय चर्रक चूं की आवाज़ आती है, वही मेरे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और जैसे मजबूती से पकड़कर ऐसे घुमा रहा है, तो जो हाथ की उंगलियां हैं वो लकड़ी की गिट्टियों पर ऐसे छप गई हैं जैसे उंगलियों ने उस पर गान लिख दिए हों, गाने लिख दिए हों। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और पेट पर बांधकर फिर आगे भागना पड़ता है ताकि वो कुएं में से पानी आ जाए। तो कह रहा है कि मैं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश वाले ये अंग्रेज कितने ही अकड़ लें और ये हमें कितना ही दुखी कर लें, लेकिन मैं भी भाग भाग कर जैसे ब्रिटिश की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में क्या करवा रहे हैं? वो पानी निकलवा रहे हैं। तो कुएं में से पानी निकाला जा रहा है बार बार। कवि कहता है कि मैं अपने पेट पर उसे जुए को लगा कर आगे जब चलता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने तो ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली किया है।
तो कितना दुख दे रहे हैं, देखो कोल्लू भी इन्हीं से चलवा रहे हैं, पानी भी इन्हीं से खिंचवाया जा रहा है। तो कवि उस दुख को बताते हुए कह रहा है कि लेकिन फिर भी हमें क्या महसूस हो रहा है कि अंग्रेज़ों ने ये जो हमें हथकड़ियाँ पहना रखी हैं, ये वास्तव में हथकड़ियाँ नहीं हैं, क्या हैं, गहना है हमारे लिए। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। और मुझे लगता है कि ये ऐसा जो दुख है ये दिन में क्यों जगे, मतलब मैं क्यों दिखाऊं किसी को कि मैं इतना दुखी हूँ। कोयल को भी यही बात संबोधित करते हुए कवि कहता है कि ये जो दुख है ये दिन में नहीं दिखाई देना चाहिए, ये मैं नहीं चाहता कि ये वाला दुख दिन में जागे कि मैं कितना परेशान हूँ, कितना दुखी हूँ। इतनी रुलाने वाली करुणा दिन में नहीं जगनी चाहिए, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो मुझे लगता है हे सखी, तू भी मेरे साथ रात में यही गजब तू इसलिए ढा रही है क्योंकि दिन में दिखाना नहीं चाहती, तू भी किसी बात से परेशान है। और जिस तरह मैं परेशान हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि दिन में मैं रोऊं और किसी को दिखाऊं, क्योंकि हम तो हंसते हंसते जेल में आए हैं भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम भी इस दुख वाली पीड़ा को दिन की बजाय रात में गा रही हो, यानी इसीलिए तुम कूक रही हो। देखियो एक बार दोबारा क्या कह रहा है कवि कोयल को कि क्या तुम देख नहीं सकती हो कि मैंने क्या पहन रखा है, जंजीरों का गहना पहन रखा है। इसे हथकड़ियाँ मत कहो, ये तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ गहना है हमें, जो अंग्रेज़ों ने दिया है। मेरे जीवन में अब कोई तान है तो वो सिर्फ कोल्लू का चरकचू है, और मेरी उंगलियों ने लकड़ी की गिट्टियों पर अपने गीत लिख दिए हैं, यानी निशान छोड़ दिए हैं, छप गई हैं उंगलियां वहाँ पे। और मैं पेट से जुआ को लगाकर क्या कर रहा हूँ, पानी खींच रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रिटिश जो अंग्रेज़ हैं इनकी अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। और मैं दिन में अपना दुख किसी को दिखाना नहीं चाहता। ये जो करुणा है, ये दुख है जो रुलाने वाला, मैं इसे दिन में नहीं दिखाना चाहता, इसलिए रात को तुम भी मेरे साथ मतलब कूक रही हो, यानी दुखी हो रही हो। इसी तरह इसमें से भी आप लोग प्रश्न करेंगे और इसका भाषा शैली आदि। अगला देखिए, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। क्या कह रहा है कवि, क्या कहता है कि इस शांत समय में, मतलब रात को तो कोई आवाज़ नहीं होती, सन्नाटा होता है, और इतनी शांति के समय में अंधकार को भेद यानी अंधेरे को चीर रही है क्या, कोयल की आवाज़। तो तुम क्यों रो रही हो, मतलब कवि को पता चल रहा है कि कोयल भी क्या है, किसी दुख में है, किसी पीड़ा में है। जिस तरह कवि है उसी तरह कवि को क्या लगता है कि कोयल भी किसी बहुत ज़्यादा दुख में है। तो कह रहा है कि इस शांत समय में इतने अंधकार को चीर कर भी तुम क्यों रो रही हो, मतलब उसकी आवाज़ अंधकार को चीर रही है। कोयल बोलो तो, बताओ तो सही क्या बात है। चुपचाप मधुर विद्रोह इस भांति बो रही क्यों हो, और तुम चुपचाप क्या कर रही हो, विद्रोह की भावना क्यों बो रही हो। क्या हो गया ऐसा, तुम जो चुपचाप मधुर विद्रोह, मधुर क्यों कहा, क्योंकि हमें तो अपना देश आज़ाद कराना है, तो तुम ये मधुर मधुर विद्रोह की भावना बो रही हो, क्यों बो रही हो। कोयल बोलो तो इसमें भी वही है, कवि का नाम पूछेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी। कविता का नाम कैदी और कोकिला। कवि किसको संबोधित करके कह रहा है, कोयल को कह रहा है। ये सब बातें बताओगे, किस समय की बात है, ये रात की बात है। कोयल की आवाज़ कैसी लग रही है कवि को, रात को अंधेरे को चीरती हुई सुनाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोयल भी काफ़ी उदास है, दुखी है। अगला देखिए, काली तू रजनी भी काली। अब कोयल को क्या कह रहा है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली हे आली। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल
बोलो तो। देखिए कवि ने क्या कहा कि हे कोयल, तू भी काली है और रजनी भी काली। रजनी कौन? रात्रि, रात का पर्यायवाची है रजनी। तो क्या कहा? काली तू भी काली है, काली रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। और ये जो अंग्रेज है ना, इनका जो शासन है इसके काम भी सारे काले हैं, काले कारनामे हैं, अच्छा काम नहीं करते ये। तो शासन की करनी भी काली, कि शासन के काम भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, कुछ भी नहीं छोड़ रखा, सारी जगह काली लहर है, मतलब सारी जगह गलत काम करते हैं ये, और इसकी वजह से सबकी कल्पना शक्ति भी काली हो गई है। ये सारे गलत ही सोचते हैं और इन्होंने गलत लहर चला रखी है, काली ही चला रखी, मतलब ठीक नहीं करते, ये बुरा व्यवहार करते हैं। मेरी काल कोठरी काली, कवि क्या कह रहा है कि मेरी जो काल कोठरी है जिसमें मुझे बंद कर रखा है ये भी कैसी है? काली है। टोपी काली, जो कवि ने पहन रखी है टोपी भी काली है। कमली काली, कमली मतलब कंबल जो ओढ़ने के लिए मिला हुआ है वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरी क्या है? जो हथकड़ी बेड़ियाँ हैं ये भी काली हैं, लोहे की हैं, ये भी काली हैं। और क्या कहा? पहरे की हुंकृति की ब्याली, और पहरे की हुंकार, जो पहरेदार है ना खड़े रहते हैं जो हमारे सिरों पर, हमारे ऊपर जो कड़ा पहरा है वो पहरेदारों की हुंकृति मतलब हुंकार, मतलब बीच बीच में डांटते रहते हैं। भाई मान लो कोई गा रहा है या रो रहा है तो उनको चुप करा, रो क्यों रहे हो, डांट, मतलब जो उनकी हुंकार है तो वो भी क्या है? काले सांप की तरह है। ऐसे फुंकारते हैं पहरेदार जैसे हमें डस लेंगे हुंकार मार के। तो क्या कहा कि जो पहरेदार हैं उनकी भी जो हुंकार है वो भी सांप की तरह है, सर्पणी के समान है। तिस पर है गाली हे आली, इस सब पर, ये सब क्या है? गाली के समान लगता है। जो उनकी हुंकार है और जो डांट फटकार है वो एक गाली के समान हमें महसूस होती है। हे सखी, और अब तू गा रही है इस काले संकट सागर पर, और इस सारे जो मेरे ऊपर संकट का सागर मंडराया हुआ है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है मरने को मदमाती, और ऐसे में तू कोयल क्या बोल रही है? मतलब मैं कितना दुखी हूँ, सब कुछ काला है, शासन के कारनामे काले हैं, टोपी कमली सब काली है, और इनकी पहरेदारों की हुंकार भी काले सांपों के समान डसती हुई प्रतीत हो रही है, और ऐसे में तेरा बोलना भी कई बार ऐसा लगता है जैसे गाली के समान है। तो तू क्यों बोल रही है, क्या बात है? अपने चमकीले गीतों को, और तुम तो अपने गीतों के लिए फेमस हो, क्यों? क्योंकि कोयल का गाना, मतलब आप लोगों ने सुना होगा, लता मंगेशकर जो हमारी मतलब गायिका हैं उन्हें भी कोकिला कहा जाता है, स्वर कोकिला। तो क्यों कहते हैं? बहुत मीठा गाती हैं। तो कोयल को भी हम मिठास की वजह से ही ज़्यादा याद करते हैं। तो कहा है कि तुम तो अपने चमकीले गीत गाने के लिए काफ़ी फेमस हो, मतलब सब जगह तुम्हारा नाम है, तुम ऐसे में रात के समय क्यों अपने उस आवाज़ को तैरा रही हो, मतलब क्यों गा रही, क्यों बोल रही हो, क्यों चीख रही हो रात के समय? तो इसी तरह से आपसे इसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप आसानी से उनके उत्तर दे सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कवि क्या कह रहा है कि कोयल तू भी काली है, रात भी काली है, शासन के कारनामे भी काले हैं। इन्होंने काली मतलब कारनामे कर करके काली ही लहर चला रखी है, कल्पना तक काली हो गई है इनकी, और मेरी काल कोठरी भी काली है, टोपी कमली भी काली है, मेरी जो बेड़ियां हैं वो भी काली हैं, और इस पर पहरेदारों की जो हुंकार है, मतलब जो आवाज़ लगा रहे हैं वो भी सांप के समान मतलब फुंकार रहे हैं। और इस पर तेरा हे सखी लग रहा है कि जैसे तेरा आकर गाना भी क्या है? गाली के समान है। मेरे इस काले संकट सागर पर क्यों मदमाती घूम रही हो, क्यों मस्त होकर गा रही हो रात्रि के समय में, बताओ तो सही। और तुम तो अपने चमकीले गानों के लिए काफ़ी मतलब फेमस हो, तुम्हारा नाम है काफ़ी, तो तुम ऐसे समय में रात को आकर क्यों अपने उस स्वर को खराब कर रही हो, क्यों तैरा रही हो? आगे देखिए तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार,
मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से, और कहो क्या कह दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो। देखिए क्या कहा कवि ने कि तू तो बिना बात चीख रही है रात को। किसको कह रहा है कवि? कोयल को। क्या कह रहा है कि देख तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो भगवान ने हरियाली डाली दे रखी है, कहीं भी घूम सकती है, हरी हरी डालियों में रह रही है, और मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे तो ये काली कोठरी मेरे नसीब में लिखी थी, मुझे ये मिली हुई है। तेरा नभ भर में संचार, नभ मतलब आसमान, तेरा तो पूरे आसमान में संचार है, मतलब तू तो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी उड़ सकती है, घूम सकती है। संचार मतलब जा आ सकती है कहीं भी। मेरा 10 फुट का संसार, कवि की कोठरी कितनी है? 10 फुट की। तो क्या कहा है? मेरा तो ये संसार कितना है? सिर्फ 10 फुट का है। तेरे गीत कहावें वाह, और जब तू गाती है तो सब लोग कहते हैं वाह वाह, कोयल बोल रही है। तेरे गीतों से तो वाह वाह की आवाज़ सुनाई देती है। और रोना भी है मुझे गुनाह, और तू देख कि मैं तो रो भी नहीं सकता, मेरा तो रोना भी गुनाह है। रोते ही ये पहरेदार सांप की तरह फुंकारने लगते हैं कि चुप करो, क्यों शोर मचा रखा है। देख विषमता तेरी मेरी, तू देख कि तुझ में और मुझ में कितना अंतर है। विषमता मतलब अंतर है। तू आज़ाद है और मैं कैद हूँ। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर भी तू ऐसे लड़ाई के समान भेरी बजा रही है, मतलब हुंकार रही है रात के समय आके। इस हुंकृति पर अपनी कृति से, और कहो क्या कह दूं। क्या कहा कि ये जो तेरी हुंकार है ना, इस पर और अपनी कृति से, और मैं जो लिखता हूँ उस कृति से, मतलब अपने लिखावट में या अपनी कविता में, बता मैं क्या कह दूं और क्या कहूँ। कोकिल बोलो तो सही, मोहन के व्रत पर। मोहन कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्या कहा? क्योंकि उस समय महात्मा गांधी आंदोलन चलाते थे स्वतंत्रता के लिए, तो इसीलिए कहा है कि मोहन के व्रत पर। गांधी जी ने व्रत ले रखा था कि मैं देश को आज़ाद कराकर ही दम लूँगा, तो इसलिए कवि कहते हैं कि मोहन के व्रत पर। तो बता, महात्मा गांधी ने जो व्रत ले रखा है उसके ऊपर, प्राणों का आसव, मतलब जो मेरे प्राणों में कुछ भी भरा हुआ है, मतलब जो मेरे अंदर आनंद, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो आनंद भरा हुआ है, आसव किस में भर दूं। क्योंकि मोहनदास जी ने, जो गांधी जी ने व्रत ले रखा है, उसी व्रत के ऊपर मैं अपने प्राणों में जो आनंद स्वतंत्रता के लिए है उसे बता कहाँ भर दूं, कहाँ दे दूं, ताकि ये देश आज़ाद हो जाए। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, बोलो तो सही। एक बार फिर देखिए कवि ने क्या कहा कि तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, और मेरे नसीब में ये काली कोठरी लिखी थी जहाँ आज मैं कैद हूँ। और तेरा तो पूरे आसमान में संचार है, तू तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन मेरा तो संसार सिर्फ 10 फुट का ही है। यानी वो काली कोठरी कितनी है? 10 फीट की है। और तू जब गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, और मैं रो भी नहीं सकता, मुझे ये तभी चुप करा देते हैं डांट कर। तो तेरे मेरे बीच में देख कितना अंतर है। तू भी रात को जाग, फिर भी क्यों जाग रही है? और इस पर भी तू ये रणभेरी बजा रही है, यानी युद्ध के लिए जो एक शहनाई टाइप बजाया जाता था, युद्ध के लिए रणभेरी बोलते थे उसे। तो कि तू फिर भी ये रणभेरी क्यों बजा रही है? तेरी इस हुंकार पर बता मैं अपनी कविता में क्या लिख दूं। हे कोयल बता तो सही। महात्मा गांधी जी के व्रत, जो उन्होंने देश को आज़ाद कराने का व्रत ले रखा है, उसके लिए मैं अपने प्राणों की, ये जो है मेरे अंदर आनंद भरा हुआ है देश को आज़ाद कराने के लिए, इस रस को मैं कहाँ दे दूँ, कहाँ कर दूँ, बता तो सही। तो ये थी बेटे आपकी कविता कैदी और कोकिला। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि हमारे कवियों ने, हमारे लेखकों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितनी बड़ी तपस्या की है। अपने जीवन का बहुत सारा अच्छा समय भी उन्होंने जेल में बंद होकर हमारे लिए ही त्याग किया है। तो इसीलिए इन कवि को हम राष्ट्रीय कवि के नाम से जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। धन्यवाद।